आज के वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। देयर आर सिक्स लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के हमारे 6 लेवल्स हैं। एक इसका बहुत बेसिक पॉइंट हमें समझना है कि इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्यों पढ़ा जाए, है ना। सो स्टडीइंग द लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इकोलॉजिकल सिस्टम इज टू क्लासिफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म in different part of earth with respect to time and space. With respect to time and space, need to classify, need to distribute the living organism in different parts of earth, है ना। तो अर्थ के डिफरेंट पार्ट्स में हम देखते हैं कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, फीचर है, अलग है। और उसको समझने के लिए प्रॉपरली हमें क्या करना चाहिए कि उस इकोलॉजिकल सिस्टम का, इकोसिस्टम का एक हमें क्या करना चाहिए, ब्रॉड डिवीजन करना चाहिए, है ना। और उस डिवीजन में हम यहाँ पर जो बेसिक्स लेंगे, लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, इकोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेवल कितना हो सकता है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म का लेवल कितना हो सकता है, इसी पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, इसमें इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग स्टडी करेंगे। तो लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में एक बार मैं यहां से हट जाता हूं, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट या जैसा भी पूरा एक बार वीडियो बोर्ड देख सकते हैं, और उसके बाद में फिर मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूं। तो लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है आपका, ये 6 लेवल पर लाई करता है। देयर आर 6 लेवल्स ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वन इज द इंडिविजुअल, है ना। इंडिविजुअल का मतलब अकेले प्राणी से है, अकेले प्राणी से है, जो सिंगल जीव है। और जो इंडिविजुअल है वो अपने आप में, इंडिविजुअल के साथ फीचर ये होना चाहिए कि वो अपने आप में अपनी बॉडी के फंक्शन करने में सेल्फ सफिशिएंट हो, तब उसको हम इंडिविजुअल कहेंगे, है ना। इट इज एसोसिएटेड टू सिंगल लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सिंगल लाइफ ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म हैविंग एबिलिटी टू डू फंक्शन, है ना। अपना फंक्शन करने में क्या करता है वो, है ना, आपको कैपेबल होता है। तो एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली, है ना, एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज एबिलिटी टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने पास में एबिलिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने के लिए, उसको हम इंडिविजुअल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई इंडिविजुअल है तो अपना डाइजेशन का, फूड इनटेक का काम खुद करता है। लेकिन कोई एक सिंगल ऑर्गन है ना, ये सिंगल ऑर्गन है तो वो खुद से फूड इनटेक का काम नहीं करेगा, एनवायरमेंट से फूड इनटेक का काम नहीं करता। तो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने का मीनिंग है कि जो भी उसके लिए सनलाइट या क्या कहते हैं एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, वाटर का रिक्वायरमेंट है, वो खुद से कंज्यूम करेगा, यूज करेगा, और उसको प्रोसेस करके एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा, अपने लिविंग के लिए उसको मेंटेन कर लेगा, है ना। तो इसका सेंस है यहां पर इंडिविजुअल का, राइट। सेकेंड पॉइंट आता है पॉपुलेशन का, है ना। जब इंडिविजुअल के बाद में इंडिविजुअल से ही बना हुआ क्या होता है, पॉपुलेशन होता है, राइट। इंडिविजुअल से बना हुआ पॉपुलेशन होता है ना। जैसे इंडिया का पॉपुलेशन है, तो इंडिया का पॉपुलेशन ह्यूमन बींग्स का, पीपल का हम जब काउंट करते हैं तो उसमें कितने लोग हैं, बच्चे से लेकर बूढ़े तक, टोटल को हम जब काउंट करेंगे तो पॉपुलेशन इंडिया का निकलता है ना। और वो जो टोटल पॉपुलेशन निकलता है उसमें ह्यूमन बींग्स का होता है। दूसरी चीज है कि एक वेल डिफाइंड एरिया का, टेरिटरी का होगा टोटल नंबर ऑफ पीपल, और वो स्पेसिफिक टाइम पर होता है। तो जो सेंसस का अनाउंसमेंट होगा तो वो एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है, निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम पर होता है। जैसे 31 मार्च को, है ना, 12 AM के आसपास में होता है, ठीक है। तो ये आपका सेंसस का अनाउंसमेंट हुआ। उसके बाद में डेफिनिट टेरिटरी, मतलब इंडिया का भाई जो टेरिटरी है डेफिनिट है, वेल डिफाइंड एरिया है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, अभी कुछ कम होके 240 किलोमीटर हो गया है, 240 स्क्वायर किलोमीटर, है ना। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर पहले था। अभी ये जो
डिजिट यहाँ पर चेंज होके 40 हो गया है ना। तो 32,87,240 स्क्वायर किलोमीटर तो इंडिया का वेल डिफाइंड टेरिटरी है। इसी तरह से जब हम इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में पॉपुलेशन की बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज, स्पीसीज कैसा होगा, सेम होगा, है ना, ऑफ डेफिनिट एरिया एंड डेफिनिट टाइम, है ना, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन समय के साथ घटती और बढ़ती रहती है। जो इंडिविजुअल्स का नंबर है वो इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है ना। ऐसी सर्कमस्टांसेस में अगर हम टाइम को फिक्स करते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पॉइंट ऑफ टाइम लेते हैं और साथ में डेफिनिट एरिया होगा, डेफिनिट टेरिटरी होगी, तो उस समय वो आपको पॉपुलेशन में कन्वर्ट होता है। तो पॉपुलेशन का सेंस क्या होगा, it is associated to the total number of individuals of a single species extending in definite territory, extending in what definite territory at a fixed point of time, that is called the population either of the human or any living organism, है ना। तो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के सेकेंड लेवल पॉपुलेशन में हमारा सिस्टम ये बन के आता है ना। तो शॉर्ट में अगर बात किया जाए तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, दूसरा सेम स्पीसीज का होना चाहिए, और तीसरा पॉइंट क्या, डेफिनिट टेरिटरी, और चौथा पॉइंट क्या होगा, फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम। ये एग्जाम में कभी प्रीलिम्स के क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहां पूछा सकता है कि इकोलॉजिकल पॉपुलेशन का कंप्लीट डेफिनेशन क्या है, या व्हाट रेफर्स टू इकोलॉजिकल पॉपुलेशन। इकोलॉजिकल पॉपुलेशन का रेफरेंस किस चीज से है, आपको 4-5 स्टेटमेंट देगा, उसमें ये सब बातें चेंज कर सकता है। तो इसके बाद में नेक्स्ट आता है कम्युनिटी, है ना। कम्युनिटी कैसे बनेगा, कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी को हिंदी में कहते हैं समुदाय, है ना, पारिस्थितिकीय समुदाय कहेंगे, और इकोलॉजिकल कम्युनिटी। कम्युनिटी कैसे बनता है, तो बहुत सारे स्पीसीज की जो टोटल पॉपुलेशन किसी डेफिनिट एरिया में रहता है उसको हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं, है ना। सो नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड कम्युनिटी। जैसे प्लांट्स, कई टाइप के प्लांट्स है, मैंगो है, गुआवा है ना, और उसी के साथ में वहां पर डियर है, और साथ में आपका काउज है ना, बफलोज है। तो ये जो 5-6 स्पीसीज हैं, इन 5-6 स्पीसीज का कितनी पॉपुलेशन है उसका स्टडी जब हम करते हैं तो क्या बनता है, कम्युनिटी बनता है। पॉपुलेशन ऑफ लिविंग्स ऑफ द डिफरेंट स्पीसीज, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वहां पर है डिफरेंट स्पीसीज के, है ना, डिफरेंट स्पीसीज के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और जो पॉपुलेशन है पर्टिकुलर स्पीसीज का वो जितना बड़ा होगा, जैसे मान लीजिए हम 10 प्रकार की स्पीसीज लेते हैं, स्पीसीज 1, स्पीसीज 2, स्पीसीज 10, है ना, हमने 10 टाइप का स्पीसीज लिया, तो अगर स्पीसीज 1 का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, 2 का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ऐसे 10 का पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में अल्टीमेटली का कम्युनिटी बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना, कम्युनिटी क्या होगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और अगर इनकी पॉपुलेशन कम है जो स्पीसीज है तो उस समय कम्युनिटी का साइज क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो अगर स्पीसीज का नंबर बढ़ाया जाए टेरिटरी में, पॉपुलेशन थोड़ा सा कम भी है, स्पीसीज का नंबर 10 की जगह 100 कर दिया जाए और पॉपुलेशन कंपैरेटिवली कम हो जाता है तो उसके बाद भी कम्युनिटी लार्ज हो जाएगा, कम्युनिटी लार्ज होगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर स्पीसीज के जो आपको 10 से 12 स्पीसीज किसी भी टेरिटरी में रहती है, अगर उसकी पॉपुलेशन को हम इंक्रीज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी कम्युनिटी का साइज बढ़ता है। तो कम्युनिटी का साइज कुल मिला के बात निकल के आती है, कम्युनिटी इज एसोसिएटेड टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म रिजाइडिंग इन द पर्टिकुलर टेरिटरी, है ना, जो पर्टिकुलर टेरिटरी में रहता है और उसकी टोटल नंबर क्या है, साथ में कंडीशन होना चाहिए कि डिफरेंट स्पीसीज हो। अगर एक ही स्पीसीज है दैट कन्वर्ट्स टू पॉपुलेशन, है ना। इफ स्पीसीज बिकम्स मल्टीपली, है ना, ज्यादा स्पीसीज होगा देन इट इज कॉल्ड कम्युनिटी, है ना। तो इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बना और डिफरेंट स्पीसीज की जो पॉपुलेशन है वो कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, फंक्शनिंग, फोर्थ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज, है ना, इकोसिस्टम, फंक्शनिंग ऑफ बायोटिक्स विद अबायोटिक कंपोनेंट्स एज सिस्टम, है ना, फंक्शनिंग ऑफ बायोटिक्स विद अबायोटिक कंपोनेंट एज सिस्टम इज कॉल्ड इकोसिस्टम। जब बायोटिक अबायोटिक के साथ में, जिसमें हमने पहले वीडियो में जो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी एनवायरनमेंट है उस वीडियो में हमने इकोसिस्टम को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है। और इकोसिस्टम की जो सिचुएशन है उसमें
अबायोटिक कंपोनेंट जैसे सॉइल है, राइट, मिनरल्स है, उसके बाद में वाटर है, एयर है, वाटर, एयर, सनलाइट एक्सेट्रा, ये सभी जो कंपोनेंट है वो अबायोटिक है। और जब इसके साथ में डिफरेंट टाइप के प्लांट, एनिमल, बैक्टीरिया, इस तरह के क्या है, फंगस एक्शन करता है, इसके साथ अपना सर्वाइवल के लिए सिस्टम मेंटेन करता है, इंटरडिपेंडेंसी बना के आगे चलता है, तब उसको हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का बेसिकली मीनिंग क्या निकल के आता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस अपने हैबिटाट में, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उस अपने हैबिटाट में जहां रह रहा है उस हैबिटाट में क्या करेगा, अपने अबायोटिक कंपोनेंट से इंटरेक्शन करके ग्रोथ करेगा। वहां का क्लाइमेट कैसा है, वहां रेनफॉल कितना है, वहां का क्या कहते हैं आपको सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसा है, सॉइल न्यूट्रिशन कितना है, ये सभी चीजें डिसाइड करेगा कि वहां पर रहने वाला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है किस स्तर पर ग्रोथ कर सकता है ना, किस स्तर पर ग्रोथ कर सकता है। जैसे हम अगर एग्जांपल लें एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, अमेजन का ले लेते हैं एग्जांपल, चाहे इंडिया में वेस्टर्न घाट्स का या क्या कहते हैं अंडमान निकोबार, इन सभी रीजन्स का, तो इसमें देखेंगे कि रेनफॉल और रेनफॉल एज वेल एज सप्लाई ऑफ द सनलाइट, है ना, हीट एनर्जी थ्रू सन इज ऑलमोस्ट बैलेंस थ्रू आउट द ईयर। अगर एनर्जी लेवल और वाटर का लेवल बैलेंस है तो पूरे साल उसमें ग्रोथ का चांस भी अधिक होगा, है ना। तो वहां पर जो प्लांट कम्युनिटी है वो उसके साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, है ना। तो सिस्टम यहां पर निकल के आता है, इकोसिस्टम जो उस एरिया का है कैसा है, रिच इकोसिस्टम है और रिच बायोडायवर्सिटी है उसका, है ना, रिच इकोसिस्टम है और रिच बायोडायवर्सिटी है। तो जब अबायोटिक कंपोनेंट्स का सप्लाई, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर सॉइल है, मिनरल्स है, वाटर है, एयर है, सनलाइट एक्सेट्रा, जो ये सभी चीजें हैं जिस लेवल पर सप्लाई मिलेगी अबायोटिक कंपोनेंट्स की, इन सभी की, उसी के बेसिस पे बायोटिक का ग्रोथ होता है, उसी के बेसिस पे बायोटिक ग्रोथ होता है। और ये भी टाइम एंड एरिया डिपेंडेंट होगा। टाइम जैसे जैसे चेंज होगा इकोसिस्टम का टाइप भी बदल जाएगा। आज हम सन 2020 में चल रहे हैं और आज से अगर 400 साल पहले की हम बात करते हैं तो उस समय जो फॉरेस्ट कवर था बहुत ज्यादा था, बायोडायवर्सिटी लेवल बहुत अधिक था, जी लिविंग ऑर्गेनिज्म का टाइप ज्यादा था। बायोडायवर्सिटी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज का टाइप ज्यादा था, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्पीसीज का टाइप अगर ज्यादा था और आज कम हुआ है, इसका मतलब इकोसिस्टम का जो शेप है, इकोसिस्टम एनवायरमेंट का जो शेप है वो चेंज हुआ। इकोसिस्टम और एनवायरमेंट का जो शेप है, सिनेरियो है, क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना। तो इकोसिस्टम का मीनिंग क्या होता है कि पहले जैसे ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया में हमारे, है ना, आज से 300 साल पहले, 2 साल पहले की बात करें, द होल ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया ऑलमोस्ट कंसिस्टिंग ऑफ फॉरेस्ट कवर, है ना, पूरे में फॉरेस्ट कवर वहां पर, है ना, एग्जिस्ट करता था। लेकिन आज की डेट में फॉरेस्ट कवर बहुत कम हो गया है। हर जगह एग्रीकल्चर के लिए, सेटलमेंट पर्पज से, है ना, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के पर्पज से फॉरेस्ट को हमने क्या कर दिया, बहुत सारा रिमूव कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में जो इकोसिस्टम का टाइप क्या हुआ, चेंज होता है, और इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका नंबर भी रिड्यूस हो रहा है, और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो एक्सपांशन था, फॉरेस्ट कवर जो था, उसका भी रिडक्शन हो रहा है। यूएनईपी के अकॉर्डिंग, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या है कि करीब 30 से लेकर 50 स्पीसीज, है ना, पर डे, है ना, पर डे 30 से लेकर 50 स्पीसीज एक्सटिंक्ट कर रही है, और उनका नंबर तेजी से बढ़ रहा है। एक्सटिंक्ट का मतलब विलुप्त हो रही है ना, 30 से लेकर 50 स्पीसीज पर डे विलुप्त हो रही है। इसका मतलब क्या है, इकोसिस्टम का जो साइज है, इकोसिस्टम का जो शेप है, इकोसिस्टम का जो फॉर्म है वो बदल रहा है। जो अबायोटिक कंपोनेंट्स का उसको सब एसिड रेन हो रहा है, तो अबायोटिक कंपोनेंट का सप्लाई चेंज होगा कि नहीं। एसिड रेन से क्या होगा, प्लांट्स डिस्ट्रैक्ट होंगे, एनिमल्स डिस्ट्रैक्ट होंगे, सॉइल इरोजन बढ़ेगा, सॉइल में बैक्टीरिया जो है डिकम्पोजर से वो किल होंगे। इसका मतलब इकोसिस्टम का जो फॉर्म है वो चेंज जाएगा, ठीक है। इसके बाद इकोसिस्टम के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं हम लोग, बायोम, है ना। बायोम क्या है, बायोम कम्युनिटी का एक बड़ा साइज है जिसके लिए मोस्ट डिटर्मिनेंट फैक्टर ऑफ द बायोम इज क्लाइमेट, है ना। क्लाइमेट इज द अल्टीमेट फैक्टर विच डिसाइड द व्हाट, बायोम को डिसाइड करता है। वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी होंगी उसके बेसिस पे ही क्लाइमेटिक डिटरमिनेशन। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट और सवाना बायोम भी होता है।
सवाना बायोम कैसा है ना? तो ट्रॉपिकल रीजन में ग्रासलैंड बायोम है, उसको हम सवाना बायोम भी कहते हैं, और सवाना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी है। तो जिस तरह से क्लाइमेट है ना, जिस तरह से क्लाइमेट है उसी हिसाब से क्या होगा, उसका बायोम डेवलप होता है। जिस तरह से क्लाइमेट है उसी के हिसाब से उसका बायोम, उस क्षेत्र में, एरिया में बायोम डेवलप होगा। इट इज मतलब बायोम क्या है, इसको मैं यहां एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा सा समझने की कोशिश कराएंगे। इट इज ग्रुपिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल का मतलब लैंड है ना? इट इज ग्रुपिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, राइट? इट इज ग्रुपिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम ऑन अ गिवन कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट पर दिया हुआ होगा, दैट इज सिमिलर इन वेजिटेशनल स्ट्रक्चर। जो वेजिटेशन है उसका स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्टेन स्क्वायर किलोमीटर में इबोनी, महोगनी, सिंकोना, है ना, इस तरह का आपको महोगनी का ट्री है, और कुछ किलोमीटर के बाद में, स्क्वायर किलोमीटर के बाद में वहां पर ग्रासलैंड मिल रहा है ना? उसके बाद थॉर्नी ट्री प्लांट मिलते हैं। तो वो सभी एक बायोम को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, है ना? दीज थ्री टाइप ऑफ द vegetations, that is the evergreen vegetations of mahogany, ebony, cinchona, है ना, and thorny vegetations as well as grasses represents three types of biomes. Three types of biomes in context of three cumulative representation. This cannot be single biome, है ना? सिंगल बायोम नहीं है। तो उसमें क्या होगा, इट इज ग्रुपिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का ग्रुपिंग है ऑन अ गिवन कॉन्टिनेंट, किसी भी कॉन्टिनेंट पर, चाहे आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, एशियन कॉन्टिनेंट की, दैट इज सिमिलर इन वेजिटेशनल स्ट्रक्चर। वेजिटेशन स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसका सेम होना चाहिए, ठीक है? एवरग्रीन है या ग्रासलैंड है, किस तरह का है, सिमिलर इन वेजिटेशनल स्ट्रक्चर। एनवायरमेंटल वेजिटेशनल स्ट्रक्चर के बाद एनवायरमेंटल फीचर भी सेम होना चाहिए, है ना? एनवायरमेंटल फीचर भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर एनिमल कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि रेंडियर है और वहां पे एलिफेंट भी हो, ऐसा नहीं होगा, है ना? राइनोज है, बफलोज है, और वहां पर आपको पेंगुइन मिलेगा, ऐसा सिस्टम नहीं हो सकता, है ना? तो इस तरह की जो डिफरेंसेस है वो नहीं होंगे। एनिमल कम्युनिटी में भी क्या होगा, सिमिलरिटी होना चाहिए। जो एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी सिमिलर होना चाहिए, होमोजेनस होना चाहिए। बायोम्स बेस्ड ऑन क्लाइमेट अल्टीमेटली, व्हाट आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। एक्वाटिक इकोसिस्टम्स, है ना, एक्वाटिक सिस्टम्स आर नॉट कॉल्ड एज बायोम। एक्वाटिक सिस्टम्स को हम बायोम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते? क्योंकि जैसे ओशियन है, ओशियन में सैलिनिटी, टेम्परेचर, सनलाइट का डिफरेंट डेप्थ तक पहुंचने की जो कंडीशन है, वहां पर लाइफ वेरिएशन को तेजी से बढ़ाता है। और यही वजह भी है कि ओशियंस रिमेन द मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्सिफाइड जोन ऑन द अर्थ। अर्थ पे ओशियंस क्या है, मोस्ट बायोलॉजिकली डाइवर्सिफाइड जोन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सैलिनिटी में वेरिएशन हर पॉइंट पर आता है, टेम्परेचर वेरिएशन हर जगह पर आता है, डेप्थ के साथ में स्पेस बदलने के साथ, है ना, जगह बदल रही है, स्थान बदल रहा है, और जो डेप्थ में सनलाइट पहुंच रही है ना, उसका अमाउंट चेंज होता रहता है ना? अगर हमने यहां पर एक ओशियन बना दिया, यहां एक्स प्लेस लिया, वाई जेड, है ना, तो अगर एक्स प्लेस पर 10 मीटर की गहराई में, 10 मीटर गहराई में सनलाइट आ रही है, और वाई पे जरूरी नहीं कि 10 आएगा, यहां पर 40 मीटर की गहराई भी हो सकता है, और यहां जेड पर हो सकता है कि 5 मीटर की गहराई में सनलाइट पहुंचे। और जहां तक सनलाइट पहुंचती है ओशियन में, वाटर बॉडी में, उसको हम कहते हैं फोटिक जोन। क्या कहते हैं? फोटिक जोन, हिंदी में प्रकाश क्षेत्र कहा जाता है। और उस फोटिक जोन जहां तक होगा वहां पर आपको प्लांट कम्युनिटी मिलेगा, वहां पर आपको क्या कहते हैं, सी ग्रासेस मिलेंगी, सी वीड्स मिलेंगी। उसके बाद जहां सनलाइट नहीं होगा वहां तो आपको सी वीड्स मिलने का चांस नहीं है, मतलब जो प्लांट कम्युनिटी है उसकी प्रेजेंस नहीं होगी, उसकी संभावना बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में जो सनलाइट का डेप्थ के साथ में, सनलाइट जो सन से आती है उसका यहाँ पर वेरिएशन रहता है डेप्थ के साथ में। तो अगर यहाँ पर ज्यादा गहराई तक आ रही है तो यहाँ लाइफ के जो डाइवर्सिटी है, लाइफ का जो टाइप है वो काफी इंटेंस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ 5
मीटर की गहराई तक ही आता है, तो यहाँ पर एनर्जी जो आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटेंसिटी है या आप कह सकते हैं उसका डाइवर्सिटी वो घट जाएगी, है ना। बहुत सिंपल सी बात है। तो हर पॉइंट पर, है ना, हर प्लेस चेंज होने के साथ में वाटर बॉडीज में जो लाइफ सिस्टम होता है वो चेंज होता रहता है, इसलिए इसको हम एक्वाटिक सिस्टम्स आर नॉट कॉल्ड एज द बायोम, दे आर डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट लाइफ जोन्स, अलग अलग लाइफ जोन्स में उनको हम डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन सैलिनिटी। किस किस चीज पर बेसिस है उसका, क्यों डिस्टिंक्ट लाइफ जोन क्यों बनते हैं, उसका पहला कारण सैलिनिटी है। सैलिनिटी वेरिएशन ओशियंस में बहुत तेजी से मिलता है, सैलिनिटी वेरिएशंस बहुत तेजी से मिलेगा। लेवल ऑफ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स, जो डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म खास करके प्लांट कम्युनिटी डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स को वाटर से कंज्यूम करके अपना ग्रोथ डेवलपमेंट करता है, वो पॉइंट है। डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स, वाटर का अमाउंट किस तरह का है, उसके बाद टेम्परेचर कंडीशन कैसी है, डेप्थ ऑफ सनलाइट पेनिट्रेशन, सनलाइट का पेनिट्रेशन किस तरह से हो रहा है ना, कितना हो रहा है, वो बात भी इस बात को डिफाइन करेगा कि बायोम्स वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसा होगा। अल्टीमेटली ये सभी तो वो फैक्टर्स हैं, जैसे सैलिनिटी है, लेवल ऑफ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट्स ऑफ वाटर, टेम्परेचर एंड सनलाइट पेनिट्रेशन, ऐसे कंपोनेंट हैं जो वाटर बॉडीज में क्या करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डिस्टिंक्शन के रिस्पॉन्सिबल, डिस्टिंक्शन माने बदलाव के लिए, चेंज के लिए, है ना, डिस्टिंक्ट होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। और यही कारण है कि एक्वाटिक सिस्टम को हम किसमें, बायोम की कैटेगरी में नहीं रखते हैं, है ना। और जो बायोम की कैटेगरी में रखा जाता है वो टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम रखते हैं, टेरेस्ट्रियल लिविंग इकोसिस्टम को हम रखते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, है ना। और जो भी कॉन्टिनेंट्स पर लाई करता है, इंटरकॉन्टिनेंटली भी बायोम एक्सटेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें फॉरेस्ट बायोम, तो फॉरेस्ट बायोम जो है आपको, फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है ना, अफ्रीका, एशिया, है ना, इन सभी कॉन्टिनेंट्स पर लगभग अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए तो हर जगह यहां पर फॉरेस्ट बायोम प्रेजेंस है ना। अगर फॉरेस्ट बायोम की प्रेजेंस इन सभी जगहों पर लाई करती है तो इसका मतलब है कि इंटरकॉन्टिनेंटली बायोम का डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। आगे की क्लासेस में उसको एक्सप्लेन करूंगा। तो बायोम्स के बारे में जो एक डिटेल्ड स्टडी है उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल जो 5 टाइप्स के बायोम्स हैं, कॉन्टिनेंट्स पर ही पाए जाते हैं, जिसे टेरेस्ट्रियल बायोम्स भी कहते हैं, उनके मैं यहां पर नाम आपको बता देता हूं, है ना। 5 टाइप्स के बायोम्स हैं। नंबर 1 इज 5 टाइप्स ऑफ बायोम, है ना। बायोम का 5 टाइप्स है। नंबर 1 इज फॉरेस्ट बायोम, वेजिटेशन के बेसिस पे बेसिकली इसका पहचान किया था। बायोम का जो पहचान होता है वेजिटेशन के बेसिस पे होता है। नंबर 1 इज फॉरेस्ट बायोम। नंबर 2 ग्रासलैंड बायोम। ग्रासलैंड बायोम का मतलब जैसे सवाना हो जाता है, लानोस है, पंपास है, कैंपस है, इस तरह से बहुत सारी, है ना, डाउन है, बेल्ट है, तो ये सभी ग्रासलैंड बायोम के अंडर में आएंगे। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो डेजर्ट बायोम होगा। एंड द फोर्थ इज टैगा बायोम, लाइंग ऑन द अपर पार्ट ऑफ द मिड लैटिट्यूड्स, मतलब 55 से लेके करीब आपको 65 तक मिलेगा, 50-55 से 65 तक मिलेगा, 70 तक टैगा बायोम। एंड द लास्ट वन इज टुंड्रा बायोम, हाई लैटिट्यूड्स में इसका प्रेजेंस होता है, टुंड्रा बायोम। यही रीजन है जहां पर आपको कैरिबू, रेनडियर्स और पोलर बियर्स मिलते हैं। पेंगुइन्स भी कोस्टल एरियाज में आपको, जो ओशियन का आर्कटिक हो चाहे आपका सदर्न ओशियन है अंटार्कटिका के पास, वहां पर भी आपको पेंगुइन मिलता है। तो टुंड्रा, हालांकि वो एक्वाटिक लाइफ है, ज्यादातर ओशियंस में रहता है, बट वो कॉन्टिनेंट्स पर भी दिखाई देता है। तो टुंड्रा बायोम, राइट। इस तरह से हमने 5 टाइप्स ऑफ बायोम देख लिया यहाँ पर। और लास्ट में आता है हमारा जो 6th लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज द बायोस्फीयर। 6th लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इज द
बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है भाई? बायोस्फीयर वो जोन है, वो एरिया है जहां तक लाइफ एक्सटेंड करती है। लाइफ का एक्सटेंशन जहां तक होता है, जहां तक लाइफ का विस्तार होता है अर्थ पे, वो बायोस्फीयर कहलाता है ना। बायोस्फीयर रेफर्स टू द होल जोन ऑन अर्थ एक्सटेंडिंग ओवर ओशियन एज वेल एज कॉन्टिनेंट, है ना। कॉन्टिनेंट और ओशियंस पर जो रीजन आपका एक्सटेंड करता है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक या टेरेस्ट्रियल लाई करती है, उसको मिला के हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो बायोस्फीयर क्या है? एक जोन है जिसके बारे में हम यहाँ पर आगे और भी डिटेल में भी पढ़ेंगे। बायोस्फीयर कैसे बनता है? बायोस्फीयर का सिस्टम बनता है लिथोस्फीयर, जिसे हिंदी में चट्टान मंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर प्लस हाइड्रोस्फीयर प्लस एटमॉस्फेयर प्लस क्रायोस्फीयर, है ना। और जब इसका क्युमुलेटिव रिप्रेजेंटेशन होगा, एक साथ में ये इंटरैक्ट करेंगे, तो उससे क्या बनेगा? बायोस्फीयर का डेवलपमेंट हो जाता है ना। लिथोस्फीयर में सॉइल का प्रेजेंस मिलेगा, मिनरल्स का प्रेजेंस मिलेगा। हाइड्रोस्फीयर से वाटर का, है ना, रिक्वायरमेंट फुलफिल होता। एटमॉस्फेयर से गैसेस का रिक्वायरमेंट फुलफिल होता है, रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद क्रायोस्फीयर हम कहते हैं आइस कवर्ड जोन्स, है ना। क्रायो का सेंस होता है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी होती है। तो क्रायो का मतलब है जो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में फ्यूल यूज होता है, फ्यूल उसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, माइनस में टेम्परेचर उसका रहता है। तो क्रायो का मीनिंग ही माइनस से है, बाहर टेम्परेचर जहां बहुत कम होगा। तो क्रायोस्फीयर एक ऐसा जोन जहां पर आइस कवर्ड जोन एरियाज होंगे, उसको हम क्रायोस्फीयर कहते हैं। इस क्रायोस्फीयर का भी बहुत बड़ा रोल होता है बायोस्फीयर को डिटरमाइन करने में, क्योंकि अगर पोलर रीजन्स में जो पोलर आइस है, हिमालयन रीजन्स में, माउंटेनियस रीजन्स में जो आइस कवर ग्लेशियर्स लाई करते हैं, अगर वो ना हो तो निश्चित ही अर्थ का टेम्परेचर जो आज है इससे ज्यादा होता, और टेम्परेचर अगर ज्यादा होता तो लाइफ के सर्वाइवल का चांस यहां पर नहीं बन पाता, लाइफ के इवोल्यूशन का चांस यहां पर नहीं बन पाता। इसलिए क्रायोस्फीयर का भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों से बायोस्फीयर और इसके बाद में यहां पर इकोटोन, नीश, इकोफील, इकोटाइप एटसेट्रा पॉइंट्स पर डिस्कशन करूंगा। थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।